सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 1899 सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5 मोरा के सपने से शुरू होता है। मोरा अपने सपने में पहाड़ी के अंदर बसी एक हवेली देखती है जिसके बाहर एक ग्रेव होती है, एक कबर होती है जिसपे लिखा होता है वेकअप यानी जागो। आगे उसे अपने हॉस्पिटल वाले नाइटमेयर्स आते हैं जहां पर उसे कुछ गार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं एंड एक डॉक्टर मोरा को एक ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगाता है। वेकअप की आवाज़ सुनने के बाद मोरा की नींद खुलती है। जागने के बाद मोरा को पता चलता है कि सारे पैसेंजर्स ने उसी मिस्टीरियस बच्चे को कैबिनेट के अंदर बंद कर रखा है, क्योंकि अब सारे लोग, वहाँ के सारे लोग उस बच्चे को एज अ थ्रेट देख रहे हैं। मोरा जब उस बच्चे को रिलीज करने को बोलती है तब कैप्टन आइक उसे बोलते हैं बच्चे को रिलीज करने से पहले मोरा को कैप्टन आइक के सारे सवालों का जवाब देना होगा कि प्रोमीथियस शिप की पैसेंजर लिस्ट पे मोरा का नाम आखिर क्यों है। सीन शिफ्ट होकर लोअर डेक वाले रेबल्स की तरफ जाता है जहां पर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं इस बात से कि 4 दिन के अंदर शिप वापस लैंड की तरफ पहुंच जाएगी, मतलब शहर में आ जाएंगे ये लोग, जहां पर कैप्टन आइक इन सब की कंप्लेंट कर देंगे। और जब इन सब की कंप्लेंट हो जाएगी तब गवर्नमेंट इन्हें पनिशमेंट तो देगी ही देगी, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यार भाई क्या किया जाए। और अपनी आइबेन, क्रेस्टर की माँ आइबेन, इनडायरेक्टली सबको सजेशन देती है कि हमें सारे लोगों को मार देना चाहिए जो कि हमारे खिलाफ गवाही देंगे, जो कि हमारी कंप्लेंट करेंगे। इसके बाद टोव अपनी मदर आइबेन को समझाती है कि आपको कोई गॉड वगैरह की आवाज नहीं आती है, आप बीमार हो, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। इनिशियली तो टोव और क्रेस्टर का ये प्लान था कि अमेरिका पहुंचने के बाद ये दोनों अपनी मदर को छोड़ने वाले थे, बट अब क्रेस्टर को देख के टोव को ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपनी मदर को छोड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर लूसियन और क्लेमेंस की तरफ जाता है जहां पे लूसियन क्लेमेंस को बताता है कि वो कोई लूटिनेंट नहीं है बल्कि एक फ्रॉड है जिसने पैसे और अच्छी जिंदगी के लिए क्लेमेंस की फैमिली से झूठ बोला था। सीन शिफ्ट होकर टोव की तरफ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि वो अब आइक की गैंग को ज्वाइन करने के लिए जाती है। डाइनिंग रूम में आके उसे मालूम चलता है उस बच्चे के बारे में कि वो अचानक से मिस्टीरियसली वापस टेलीपोर्ट होकर शिप पे आ चुका है। सबके मना करने के बावजूद मोरा उस बच्चे को आजाद कराने के लिए जाती है। तभी डर में एक पैसेंजर मोरा के ऊपर गोली चला देता है, बट इससे पहले कि वो बुलेट मोरा तक पहुंचे वो बच्चा अपने पिरामिड का यूज करके टाइम को रोक देता है और हम देखते हैं कि सब लोग फ्रीज हो चुके हैं, टाइम एक्चुअल में स्टॉप हो चुका है। मोरा कंफ्यूज्ड होती है पर तभी वो बच्चा मोरा का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर लाता है। मोरा और उस बच्चे के जाने के बाद डाइनिंग रूम के अंदर टाइम नॉर्मल तरीके से रीस्टार्ट हो जाता है। मोरा और उस बच्चे को कैबिनेट के पास ना पाके सारे के सारे पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि तभी शिप का सायरन बजने लगता है और कैप्टन आइक अपनी टीम से बोलते हैं कि उन्हें शिप का कंट्रोल जल्द से जल्द अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि रेबल्स ने अमेरिका पहुंचने के चक्कर में बहुत सारा कोयला जला दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 दिन में इनकी शिप बीच समुद्र के अंदर अटक जाएगी। सायरन के बंद होते ही टिक टैक की आवाज आने लगी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स हिप्नोटाइज होके अपने आप को समुद्र के अंदर फेंकने लगी, जिसमें क्रेस्टर और लिंग यी की माँ भी शामिल थी। और ये आवाज करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना डैनियल होता है। हम लोगों को नहीं मालूम डैनियल ये सारी आवाजें कैसे करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, बट हाँ ये मालूम है कि वही करवा रहा है। सीन शिफ्ट होकर मोरा की तरफ जाता है जहां पर अब मोरा का सब्र टूट चुका है। अब मोरा को जवाब चाहिए तो वो बच्चा एक कागज के अंदर मोरा को लिख के बताता है कि दे आर लिसनिंग टू अस, वो हमें सुन रहे हैं, यानी कि इन लोगों के ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है। फिर वो बच्चा मोरा के कान के पास जाके बहुत ही धीरे से बोलता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बस क्रिएटर ही दे सकते हैं। सीन शिफ्ट होकर सेबेस्टियन के ऊपर जाता है जहां पर वो इस मशीन के पास वापस आकर वापस कुछ नए कोड्स दाखिल करने लगा। इस मशीन को हमने पहले एपिसोड 2 के अंदर भी देखा था। सीन शिफ्ट होकर हॉलवे की तरफ जाता है जहां पर फ्रेंड्स और कैप्टन आइक आमने सामने आते हैं, बट वो लोग ना ही लड़ाई करते हैं ना ही बहस करते हैं, बट इंस्टेड वो लोग बचे हुए पैसेंजर्स को बचाने का फैसला करते हैं। सीन वापस मोरा और उस मिस्टीरियस बच्चे के ऊपर आता है जहां पर वो मिस्टीरियस बच्चा मोरा को उसी टाइल टनल के अंदर ले जाता है और अपने ग्रीन बीटल का यूज करके उस टनल का दरवाजा खोल देता है। टनल से बाहर निकलने के बाद मोरा अपनी वही ड्रीम वाली लोकेशन में पहुंचती है और मोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई
ये हो क्या रहा है। ऊपर से वो मिस्टीरियस बच्चा भी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मेंशन के बाहर बनी इस कबर को देखने के बाद मोरा अपना लॉकेट बहुत जोर से पकड़ लेती है जैसे कि वो डर रही हो। डैनियल भी अपने मैकेनिकल डिवाइस का यूज करके उन दोनों के पीछे आ जाता है, पर यहाँ पर उसे मोरा नहीं बल्कि वो मिस्टीरियस बच्चा मिलता है। मोरा उस मेंशन का राउंड लगाने गई है। डैनियल बच्चे की इस हरकत को देख के उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका है, लेकिन इस मिस्टीरियस बच्चे को इस डेवलपमेंट से उम्मीदें हैं। आज तक ये लोग एक बार भी इतने आगे कभी भी नहीं आ पाए हैं। उस बच्चे को ऐसा लगा था कि वो बच्चा अगर मोरा को यहाँ पे ले आता है तो मोरा की याददाश्त वापस आ जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। डैनियल उस बच्चे को बोलता है कि तुम्हें मोरा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, तुमने मोरा को यहाँ लाके सही नहीं किया है। वो लोग जहाज को डुबो देंगे, बट जब तक वो लोग जहाज को डुबो रहे हैं, जब तक वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तब तक तुम यहीं रहो और मैं जाके जहाज को बचाने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोल के डैनियल वापस शिप के ऊपर चला जाता है और अब डैनियल को शिप के अंदर सब कुछ को सही करना है। शिप के अंदर हम देखते हैं कि सब लोग अपने आप को हिप्नोटाइज होने से बचाने के लिए अपने आप को अपने ही रूम से बांधना स्टार्ट कर दिया है। जेरोम, लूसियन और कैलेमेंस के पास जाके अपने आप को उस रूम के अंदर बंद कर देता है। आइबेन भी टिकटॉक की आवाज सुन के हिप्नोटाइज होने लगती है और जाने लगती है, पर तभी सही टाइम पे टोव उसे बांध के उसे बचा लेती है। सीन शिफ्ट होके विलियम की तरफ जाता है, जहां पर उसे फिर से कंपनी के पास से सिंक शिप का मैसेज आता है, यानी शिप को डुबा दो। सीन शिफ्ट होके डैनियल की तरफ चला जाता है, जहां पर वो शिप की उसी मशीन को अपने डिवाइस से हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर सही टाइम पे डैनियल ने सब कुछ वापस से बैक टू नॉर्मल नहीं किया तो सब कुछ वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि जो डैनियल का डिवाइस है, उस डिवाइस से डैनियल पैसेंजर्स तक को लाइक अ रॉबॉट स्टॉप कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है। सीन शिफ्ट होके वापस मोरा की तरफ जाता है, जहाँ पे हम लोगों को मालूम चलता है कि ये मेंशन ही एक्चुअल में मोरा के सपनों वाला हॉस्पिटल है। मोरा जैसे ही अपने रूम नंबर 1011 में दाखिल होती है, एंटर करती है, तो वहां पर उसे उसके फादर मिलते हैं। एंड यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो शिप के अंदर मोरा का रूम है उसका नंबर भी 1011 है, और जो यहाँ पर हॉस्पिटल में मोरा का रूम है उसका नंबर भी 1011 है। So, is that a coincidence? I think not. मोरा के फादर उससे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पूछते हैं, बट मोरा डिक्लाइन करती है क्योंकि उसे पहले अपने भाई के बारे में जानना है। अपनी बेटी के इन सारे सवालों से तंग आके फादर ने अपनी बेटी को पकड़वा के उसे फिर से वही ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा के जगवा दिया। जागने के बाद मोरा अपने आप को अपने शिप के रूम के अंदर पाती है। रूम से बाहर निकलने के बाद मोरा को कैप्टन आइक मिलते हैं। मोरा आइक को समझाते हुए बोलती है कि डाइनिंग रूम में पता नहीं कैसे बट उस मिस्टीरियस बच्चे ने टाइम को रोक लिया था। ऊपर से मोरा कैप्टन आइक को ये भी बताती है कि मोरा का पूरा नाम मोरा फ्रैंकलिन नहीं बल्कि मोरा सिंगलटन है, यानी वो हेनरी सिंगलटन की बेटी है। वही हेनरी सिंगलटन जिसने ये सारे शिप्स खरीदे थे और इनके अंदर मॉडिफिकेशंस किए थे। मोरा बताती है कि उसे पूरा यकीन है कि उसके फादर हेनरी सिंगलटन ने ये सारे शिप्स ह्यूमंस के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए खरीदे होंगे, और ये सारे पैसेंजर्स मतलब कि शिप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मोरा के डैड हेनरी सिंगलटन के पेशेंट्स हैं। मोरा कैप्टन आइक को बताती है कि 4 महीने पहले उसका भाई मोरा के फादर के बारे में उसे कुछ बताने वाला था, बट बताने से पहले ही मोरा का भाई प्रोमीथियस शिप के साथ कहीं गायब हो गया। फिर मोरा की नजर आइक के कमरे में इस ग्रीन बीटल, इस ग्रीन कीड़े की तरफ पड़ती है। मोरा तुरंत उस कीड़े को पकड़ लेती है और उस कीड़े की मदद से आइक के कमरे की टनल के अंदर जाती है, जो कि एक्चुअल में आइक की मेमोरी के अंदर जाने का रास्ता होता है। यस, आप लोगों ने सही सुना, ये जो सब लोगों के कमरे के नीचे टनल्स बनी हुई है ये एक्चुअल में उन पैसेंजर्स का, उन पर्टिकुलर पैसेंजर्स की मेमोरीज के अंदर जाने का रास्ता है, और वुड आई से कि उनकी डार्केस्ट मेमोरीज के अंदर जाने का रास्ता। सीन शिफ्ट होकर विलियम की तरफ जाता है, जहां पर वो परेशान हो के सेबेस्टियन को ये सिंक शिप वाला मैसेज दिखाता है, क्योंकि अब वो भाई बहुत डरा हुआ है कि बताओ कंपनी अपनी ही शिप को डुबाने को बोल रही है। विलियम सेबेस्टियन से बताता है कि उसे अब ऐसा लग रहा है कि कैप्टन आइक सही थे, उन सबको यूरोप वापस चले जाना चाहिए था। ये सुनते ही सेबेस्टियन अपने उस मैकेनिकल डिवाइस को बाहर निकालता है और विलियम को शट डाउन कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। सीन शिफ्ट होकर मोरा और आइक की तरफ जाता है, जहां पर वो लोग वापस शिप के ऊपर आ चुके हैं। एंड फिर मोरा कैप्टन को बताती है कि शायद ये सभी लोग एक फेक रियलिटी में जी रहे हैं। मोरा
बताती है कि वो शायद फेक रियलिटीज को काफी बार जीत चुकी है और उसके फादर ने शायद उसकी मेमोरीज को बहुत ज्यादा करप्ट वगैरह कर दिया है, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मोरा बताती है कि उसे नहीं मालूम कि उसका नाम प्रोमीथियस शिप की पैसेंजर लिस्ट में कैसे आया है। और इसके बाद कैप्टन आइक बताते हैं कि प्रोमीथियस शिप की पैसेंजर लिस्ट पे अपने कैप्टन आइक का साइन है, जिसका मतलब कि कैप्टन आइक पहले प्रोमीथियस शिप के कैप्टन थे और उन्हें नहीं मालूम कि ये कैसे और क्यों है। I mean, कोई भी चीज यहाँ पर सेंस नहीं बना रही है। इसके बाद सीन ज़िप्टो के डैनियल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो टिक टैक वाली आवाज को फॉर्चुनेटली बंद कर देता है, जिसके बाद सारे पैसेंजर्स की जान में जान आती है। इसके बाद शिप के सारे बचे हुए लोग शिप के ऊपर आते हैं, जहाँ पर अपना डैनियल इन सबको एक बुरी खबर देता है कि ये जो नया शिंक शिप वाला मैसेज आया है ये प्रोमीथियस के लिए नहीं बल्कि इनकी खुद की शिप कैरबरॉस के लिए आया है। दूसरी तरफ एक गार्ड हेनरी सिंगलटन के पास आके उन्हें मैसेज देता है कि कैरबरॉस शिप के ऊपर बहुत ही सारी गड़बड़ मची हुई है। शिप से मिले रिटर्न मैसेज को देखने के बाद हेनरी सिंगलटन को मालूम पड़ जाता है कि भैया अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इन्हें जल्द से जल्द उस मिस्टीरियस बच्चे को ढूंढना होगा। इसके बाद हेनरी सिंगलटन अपनी चेयर से उठ के विंडो की तरफ आते हैं, जहां पे हम विंडो से देखते हैं कि हेनरी सिंगलटन की विंडो के सामने मतलब कि आगे एक पिरामिड टाइप का कुछ बना होता है। एंड इसी के साथ एपिसोड 5 ऑफ 1899 खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। मुझे मालूम है कि चीजें अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होना चालू हो गई हैं, बट आगे के आने वाले एपिसोड्स में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतने ज़्यादा सिंपल तरीके से एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने की। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।